Hello students, welcome to the class. Myself Dr. Dushyant Pradeep and you're watching me. हम स्टडी कर रहे हैं chapter of class 10th physics, that is electricity. Today's class we are going to study two types of topics. One, that is a major topic, that is heating effect of current, and then two small minor topics, that are power and electrical energy. And after that we will go for the NCERT exercise questions related to this chapter. So students, let's begin with the class. So students, let's start with the topic, that is heating effect. Heating effect of current. तो बच्चों, सबसे पहली बात कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है और देन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्यों होता है. सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है? जब भी किसी कंडक्टर में से, कंडक्टर एक वायर है या कोई और कंडक्टर है, किसी और फॉर्म में है, जब उसमें से करंट फ्लो करती है तो अगर वो कंडक्टर हीट अप होता है, कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, दैट इफेक्ट ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट. तो हीटिंग इफेक्ट क्या हुआ? हीट जो प्रोड्यूस होती है किसी कंडक्टर में ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. सो बच्चों, क्यों होता है ऐसा? फर्स्ट थिंग क्या थी? व्हाट इज दैट? सो व्हाट क्या है कि फ्लो के कारण जो होता है. अब व्हाई? अब सबको पता है कि जब भी करंट फ्लो करती है, करंट किसके कारण फ्लो करती है बच्चों? करंट फ्लो करती है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज. एंड चार्ज फ्लो करता है जब भी किसी कंडक्टर में विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी और अ सेल विच प्रोवाइड्स द एक्स्ट्रा चार्ज. तो वो चार्ज का फ्लो जो होता है, दैट फ्लो इज नॉट स्मूथ. नॉट स्मूथ मतलब बच्चों, वो चार्ज जो है वो सिमिलर चार्जेस के साथ स्ट्राइक करता है, उस कंडक्टर में आयंस और एटम्स के साथ स्ट्राइक करता है. सो आपका जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो इतना स्मूथ नहीं होता. मींस ड्यूरिंग द फ्लो देयर आर व्हाट? देयर आर द कोलिजन्स. क्या हो रहा है वहां पे बच्चों? वहां पे हो रहे हैं कोलिजन्स. कोलिजन्स हो रहे हैं, टकराव हो रहा है, स्ट्राइक कर रहा है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ. बात समझ आ गई? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो मेरा चार्ज फ्लो कर रहा था, मेरा जो चार्ज फ्लो कर रहा था उसमें थी बच्चों कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी. लेकिन जब वो स्ट्राइक करता है किसी दूसरे चार्ज या दूसरे आइटम के साथ, दूसरे आयन के साथ, तो वो वहां पे अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है. क्या कर देता है? ट्रांसफर. बट उस मेटल के, उस कंडक्टर के वो पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते. पार्टिकल्स में करंट फ्लो करता है ओनली ड्यू टू द चार्ज कैरियर्स विच आर फ्री टू मूव. एटम्स और आयंस जो उस वहां प्रेजेंट है, दे आर नॉट सो मच फ्री. दे आर बाउंडेड टू द मेटल, दे आर बाउंडेड टू द कंडक्टर. तो चार्ज, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से उनकी क्या हो जाती हैं? उनकी वाइब्रेशंस इंक्रीज हो जाती हैं. वाइब्रेशन क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. हुआ क्या बच्चों? आपके पास पार्टिकल था चार्ज कैरियर, उस चार्ज कैरियर ने दूसरे चार्ज कैरियर को टक्कर मारी, दूसरा चार्ज कैरियर ने अगले चार्ज कैरियर को स्ट्राइक किया, लेकिन वहां पे बाउंडेड पार्टिकल्स थे. उन बाउंडेड पार्टिकल्स को जब स्ट्राइक किया तो उनके बीच में वाइब्रेशंस आ गए, वो अपनी जगह पे ही मूव करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज दे कैन नॉट
move from one place to another. They can just vibrate at their own place. इस वाइब्रेशन इंक्रीज के कारण जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मटेरियल, कौन सा मटेरियल, उस कंडक्टर की मटेरियल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और बच्चों एवरेज काइनेटिक एनर्जी में जब इंक्रीज होता है तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती है, तो बच्चों उस मटेरियल का क्या चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया। टेम्परेचर चेंज होने से हीट प्रोड्यूस हो गई और दैट इज ओनली ड्यू टू व्हाट, कहां से शुरू हुआ था, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर। सो चार्ज कैरियर से कोलिजन्स हुए, कोलिजन से काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हुई, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होने से वाइब्रेशंस वाइब्रेंट हुई, वाइब्रेंट वाइब्रेशंस ने एवरेज काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दिया और उसके कारण क्या इंक्रीज हो गया बच्चों, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और इसी के कारण हीटिंग इफेक्ट दिखाई दिया। बात समझ आ गई? सो दैट वाज व्हाई the heating effect occurs. Now, how much heat is produced? How much? तो क्वेश्चन क्या है कि कितनी हीट बच्चों प्रोड्यूस होती है। मान लीजिए कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जो था बैटरी के कारण, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों होता है इक्वल टू वर्क इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं V से रिप्रेजेंट करूं, वर्क को W से, चार्ज को Q से, तो वह पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो गया, W अपॉन चार्ज, या मैं W की वैल्यू लिख सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। बात समझ आ गई बच्चों? दूसरी चीज, अगर इफ जो करंट है आपकी, करंट जो है उस कंडक्टर में फ्लो करती है, करंट फ्लो फॉर टाइम t, कितने टाइम के लिए, t टाइम के लिए फ्लो करती है, तो बच्चों चार्ज किसके बराबर हो जाता है, करंट इनटू टाइम t। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमें पता है करंट चार्ज अपॉन टाइम होता है, तो चार्ज किसके बराबर हो गया, करंट इनटू टाइम हो गया। बात समझ आ गई? Therefore, your work done will be equal to potential into current into time. तो ये आपकी किसकी एक्सप्रेशन बन गई, वर्क डन की। ध्यान रखिएगा ये आगे भी यूटिलाइज होने वाली है। तो बच्चे दिस वर्क डन इज इक्वल टू द हीट प्रोड्यूस्ड, किसके बराबर होता है, जितनी बच्चों हीट प्रोड्यूस हुई उसके बराबर होता है और इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम H से। सो H किसके बराबर हो गया, V इंटू आई इंटू टी। तो बच्चों H is the value of heat produced when potential difference V is applied, current I flows for time t। बात समझ आ गई बच्चों? अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक लॉ है, हमारे पास एक रूल है, दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो बच्चों समझ आ रही है बात आपको, मेरी बातें समझ आ रही हैं? तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, ये जो आपने ऊपर एक्सप्रेशन निकाली इसी के टर्म्स में ही ये एक्सप्लेन कर जाएगा। ये कहता है कि जो बच्चों हीट प्रोड्यूस होती है, हीट H जो होती है, दैट इज नंबर वन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ करंट I, मींस I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दूसरी मींस H को रिप्रेजेंट कर सकते हो I स्क्वायर। दूसरा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, किसके, रेजिस्टेंस के, मींस H इज प्रोपोर्शनल टू R। एंड थर्ड वन प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, जो टाइम है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टाइम के, प्रोपोर्शनल टू टाइम t। तो बच्चों तीन चीजें हो गई हमारे पास, H तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है,
तीनों को कंबाइन कर लो। H प्रोपोर्शन है I स्क्वायर के, H प्रोपोर्शन है R के, H प्रोपोर्शनल है T के। ठीक है, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, when we will remove the proportionality, H will be equal to a constant of proportionality, that is K, I square into RT। अगर आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1 है, which can be explained, which can be produced with the help of other experimental methods, your H will be I square RT। तो बच्चों, ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जोल्स लॉ ऑफ हीटिंग की, जो कहती है कि H जो है डिपेंड करती है I स्क्वायर R और T के। तो दैट इज जोल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दैट इज, ठीक है बच्चों, ये था। मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल करवा के समझा देता हूं कि ये टर्म जो है हाउ इट कैन बी एक्सप्लेन फर्दर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं। हीटर है एक, देयर इज एन हीटर एंड अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है बच्चों उसका? 500 ohms। डन। इज कनेक्टेड टू, क्या है, ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, कनेक्टेड टू 30 मिनट पावर सप्लाई। पावर सप्लाई, पावर सप्लाई है 30 मिनट्स के लिए। इफ 5 एम्पेयर करंट फ्लो करती है, फ्लोज, डन, how much heat is produced? Then how much heat is produced? ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली चीज क्या है कि आप लोगों ने क्या करना है, इसमें गिवन क्या क्या है। सबसे पहले R दिया गया है, दैट इज 500, करंट दी गई है, दैट इज 5 एम्पेयर, टाइम दिया गया है बच्चों 30 मिनट्स, उत्तर 30 बच्चों 30 मिनट्स का मतलब है हाउ मच, दैट इज गोइंग टू बी 1800 सेकेंड्स। कैसे पता चला? एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन व्हाट वुड बी द हीट? हीट विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर और टी। चलो सब्स्टिट्यूट कर दो सारा इसमें। एच किसके बराबर हो गया? आई का स्क्वायर, आई मींस 5 का स्क्वायर, इनटू आर, आर कितना है 500, इनटू टी, टी कितना है 1800। सो यू वुड गेट 25 into 500 into 1800. Now solve this one. जब इसे आप सॉल्व करोगे, you would get what? You would get 2.25 into 10 की पावर 7 joules। तो इतनी हीट बच्चों प्रोड्यूस हो रही है कब? जब हमारे पास क्या है, एक हीटर है जिसमें से करंट फ्लो कर रही है। सो ये था एक एग्जांपल कि करंट फ्लो करने से आपके पास किस तरह से हीट प्रोड्यूस हो रही है। चलिए अब यूजेस कर लेते हैं। व्हाट आर द प्रैक्टिकल यूजेस किसके? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के। बहुत ही आसान है। पहला, जो आप हीटर्स घर में यूज कर रहे हो, बॉयलर्स यूज कर रहे हो, गीजर्स यूज कर रहे हो, हाउ द हीट इज प्रोड्यूस इन दोस। सो एक्चुअली क्या कर रहे हैं हमने अभी देखा कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो अगर हम एक कॉपर की कॉइल, एक कंडक्टर की कॉइल ले लें, कॉपर की कॉइल ले लें, उसका R की वैल्यू बहुत कम होगी, सो वो ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं होगा, उसकी ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। बट अगर हम एक ऐसा मटेरियल लें जिसके R की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, सो वी कैन यूज दैट टू प्रोड्यूस हीट। बच्चों R भी ज्यादा होना चाहिए, बट उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होना चाहिए ताकि हीट प्रोड्यूस होने पे वो मेल्ट ना हो जाए। सो बाय हीटर्स एंड बॉयलर्स वी यूज अ मटेरियल दैट इज निक्रोम। डन। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? सिंपली फिलामेंट। जो आपके घरों में कैंडसन बल्ब है, वहां पे एक फिलामेंट लगा होता है, दैट इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल दैट इज टंगस्टन। टंगस्टन मटेरियल से, जिसका बहुत ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है और रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, तब उसे हीट अप किया जाता है इनसाइड अ बल्ब, जो एक
रेजिस्टेंट मटेरियल का बना हुआ है और उसके अंदर एक ऐसी गैस फिल्ड होती है जो इनर्ट होती है, so that the age of that filament can be increased. So R can be increased, your melting point is very high, so it starts glowing. So ये आपकी कुछ values थी. And the third very important one that can be used as a fuse wire. हमारे घरों में फ्यूज एक सेफ्टी सेगमेंट है. वो फ्यूज एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो, जैसे कि कॉपर. जब घर में करंट ज्यादा फ्लो कर जाती है, करंट ज्यादा फ्लो करने से, क्योंकि एच आई पे भी डिपेंडेंट है, आर चाहे कम हो, अगर आई ही बढ़ जाए तो करंट हीट इंक्रीज हो जाती है, हीट इंक्रीज हुई तो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, सर्किट विल बी ब्रोकन डाउन. सो हमारे घर में और दूसरे अप्लायंसेस खराब होने से बच जाएंगे. सो ये 3 इंपॉर्टेंट यूजेस हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के. तो बच्चों ये समझ आ गए आपको. चलिए बच्चों अगला हमारा एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, दैट इज बच्चों पावर. दैट इज पावर. पावर क्या होती है बच्चों? पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क. और यहां पे जब हम पावर को डिफाइन करेंगे तो पावर को डिफाइन करने के लिए हमें चाहिए बच्चों अ कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. किसका कंसेप्ट चाहिए बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी फर्स्ट? अब बच्चे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या कंसेप्ट है? अब बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंसेप्ट क्या है? इट इज द वर्क डन. ये क्या है? इट इज द वर्क डन. किसके कारण वर्क डन हो रहा है? वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बाय द सोर्स. ठीक है. किसके बराबर होती है बच्चों? बच्चों हमें पता है कि अगर Q चार्ज है, I करंट है, T टाइम है, तो चार्ज विल बी इक्वल टू I क्रॉस I मल्टीप्लाइड बाय T. और हमने ये भी पढ़ा कि वर्क डन विल बी इक्वल टू V, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज. सो वर्क डन विल बी इक्वल टू V इनटू IT. जस्ट हमने यही रिवाइज कर रहे हैं. ठीक है. सो बच्चों दिस वर्क डन W will be served will be equal to the electrical energy. So electrical energy E will be equal to V into IT. तो बच्चों ये समझ आ गया आपको? ये रिवाइज कर रहे हैं, डिफरेंट टॉपिक्स में सिमिलर एक्सप्रेशंस यूज हो रही हैं हमारे पास. अब हमारे पास क्या आ गया? पावर. सो देयरफॉर पावर किसके बराबर हो गया? पावर बच्चों इसी E अपॉन T को कहते हैं. पावर मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क, बट वर्क क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. सो इट इज द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो दैट विल बी, अब वी आई टी ई की जगह आ गया अपॉन टी, टी एंड टी विल बी कैंसल्ड आउट, यू वुड गेट ओनली वी आई. सो पावर विल बी इक्वल टू वी इंटू आई. अब ये बच्चों एक एक्सप्रेशन आ गई है पावर की, लेकिन हमें कुछ और एक्सप्रेशंस भी चाहिए. सो हमको यूज करेंगे, किसको यूज करेंगे? हम ओम्स लॉ को यूज करेंगे. समझ आ गई बात? ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है. बच्चों V इज इक्वल टू आई आर है तो इसे एक्सप्रेशन में पुट कीजिए. पावर इज इक्वल टू V की जगह आई आर हो गया, इंटू आई तो यहां पहले ही है. सो पावर विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर. बात समझ आ गई? चलिए अब यहीं से देख लीजिए, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर हो गया. I इज इक्वल टू वी अपॉन आर हो गया, तो यहां पुट कीजिए ना भाई. पावर विल बी इक्वल टू वी इंटू आई की जगह वी अपॉन आर. सो योर पावर वुड बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर. तो बच्चों एक एक्सप्रेशन ये आ गई, एक एक्सप्रेशन आ गई वी स्क्वायर बाय आर, एक एक्सप्रेशन हो गई आई स्क्वायर आर, और तीसरी एक्सप्रेशन हो गई आपकी वी इंटू आई. सो दीज आर द डिफरेंट एक्सप्रेशंस फॉर व्हाट? पावर. और ये एक ऑब्जेक्टिव है आपके एनसीईआरटी का. स्टार्टिंग में ही ऑब्जेक्टिव है कि वहां पे आपको बताना है. यहां हमने कितनी एक्सप्रेशंस निकाली? 1 2 3. वहां दी गई हैं 4 और पूछा गया है कौन सी चौथी गलत है. तो हमारे पास तीनों कौन सी होंगी? वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर. जो भी चौथी होगी दैट विल बी इनकरेक्ट. डन. सो दैट इज योर पावर. अब जो पावर के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं, अब यूनिट क्या है पावर के? मेन जो एसआई यूनिट है दैट इज बच्चों वॉट, W. बड़े यूनिट क्या है इसके?
बड़े यूनिट है किलोवाट, दैट इज इक्वल टू 1000 वॉट। मेगावाट, मेगा MW, that is equal to 10 की पावर 6 watt. Then gigawatt, that will be gigawatt means 10 की पावर 9 watt. बच्चे प्रैक्टिकल यूनिट्स हॉर्स पावर कहा जाता है जिसे, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर किसके बराबर है, 746 वॉट। बच्चों 746 वॉट को किसके बराबर बोला जाता है, 1 हॉर्स पावर। समझ आ गई आपको बात। सो इस तरह से आप वैल्यू ले सकते हो, तो ये आपको समझ आ गया। इसी तरह जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बच्चों कमर्शियल यूनिट मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। द कमर्शियल यूनिट विल बी किलो watt hour and 1 kilowatt hour is equal to 3.6 10 की पावर 6 joules। ये बात याद रखना है बच्चों। इसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। जब हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल मीटर्स लगे हुए और कोई भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से उसके कमर्शियल यूनिट्स को परचेजिंग वैल्यू लेने आता है, कॉस्ट लेने आता है, वो हमें जॉल्स में नहीं पूछता। वो कहता है कि यू हैव यूज्ड दिस मच अमाउंट ऑफ यूनिट्स। सो व्हाट आर द यूनिट्स बच्चे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 10 की पावर 6 जॉल्स। तो ये बच्चों बात समझ आ गई आपको। तो जब हमें अब बिल देना है, घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, तो यूनिट्स में देना है। हर यूनिट की एक कॉस्ट होती है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट एरियाज इन द कंट्री। ठीक है बच्चों, और उस यूनिट की वैल्यू कितनी होगी इन फॉर्म ऑफ एनर्जीज, दैट विल बी 3.6 10 की पावर 6 जॉल्स। तो ये बात समझ आ गई आपको। चलो बच्चों, अब आपके ये टॉपिक्स हो गए। अब हम देखते हैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो बच्चों मैंने जैसे अभी पावर का टॉपिक करवाते हुए आपको बताया, तो आपका क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर। तो पावर कौन कौन रिप्रेजेंट करता है, हम अपने फॉर्मूलाज लिखते हैं। पावर हमें पता है बेसिक VI होता है, पावर हमें पता है I²R होता है, पावर हमें पता है V²/R होता है। ये एक्सप्रेशंस हमने अभी पढ़ी। जो इनमें से एक्सप्रेशन हमारे पास है वी विल टेक देम आउट। ये बच गई। ये हमारी एक्सप्रेशन नहीं है, और ये किसकी एक्सप्रेशन है बच्चों, ओम्स लॉ की एक्सप्रेशन है। समझ आ गई बात। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, बहुत ही आसान था। अब बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी रेटिंग है आपके पास 220 वोल्ट 100 वॉट। मींस पावर आप वोल्टेज ये है व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट। जब उसे कहां ऑपरेट किया जाता है 110 वोल्ट पे, तो पावर कंजम्पशन आपने निकालनी है। मींस आपको यहां पे पावर दी गई है, क्वेश्चन का आंसर जो है आपको वोल्टेज दी गई है दैट इज 220 वोल्ट, आपको पावर दी गई है बच्चों दैट इज 100 वॉट। तो बच्चों अगर ये दिया गया है आपको तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, चलिए आर निकालते हैं। हमें पता है कि पावर जो होती है बच्चों दैट इज V²/R। आपने फॉर्मूला वो लगाना है जिसके सारे वेरिएबल्स गिवन। अब यहां पे आर को इधर ले जाइए, R will be equal to V²/P हो जाएगा। सो R will be equal to V² कितना है बच्चों 100 का 220, तो R किसके बराबर है बच्चों 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P कितना है 100। 220 का जब हम स्क्वायर करेंगे सो दैट विल बी डिवाइड करेंगे वी विल गेट 484 ओम। सो आपके पास रेजिस्टेंस कितना बन गया बच्चों 484। ठीक है बच्चों, तो आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 484 ओम। बच्चों आर तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, चाहे आपकी पावर अब आपकी पोटेंशियल जो है आपकी वोल्टेज और करंट में कोई भी वेरिएशन आ जाए बट रेजिस्टेंस उसका सेम रहेगा। रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि वोल्टेज चेंज हो गई, वोल्टेज कितनी हो गई है 110 वोल्ट।
आर मिल गया, वी आ गया, सो पावर कंजम्पशन निकालना है। पावर होता है वी स्क्वायर बाय आर। बच्चों वी स्क्वायर 110 का स्क्वायर हो गया, आर अभी हमने निकाल लिया, कीजिए डिवाइड 11121 डिवाइडेड बाय 484। तो बच्चों इसे डिवाइड करेंगे आप, यू वुड गेट 25 वॉट। सो पावर विल बी इक्वल टू 25 वॉट। तो बच्चों ये थी आपकी वैल्यू पावर की, जो आपके चारों में से जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें लास्ट वाला जो आंसर है आपका दैट इज 25 वॉट। तो ये समझ आ गया आपको। बच्चों अगला क्वेश्चन जो है आपकी एनसीईआरटी का, वो पूछा गया है हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड। तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, जब ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट। तो बच्चों किस तरह से, मैं यहां पे इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको बता दूंगा, एक आंसर, एक हिंट दे दूंगा। सो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर कौन आता है, वोल्ट मीटर क्या डिवाइस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और उसे हमेशा कहां लगाया जाता है, पैरेलल में। और सीरीज में किसको लगाया जाता है, करंट मेजरिंग डिवाइस को, दैट इज योर एमीटर। ठीक है बच्चों, हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो है आपका, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी, ध्यान से पढ़ते जाना है और गिवन को समझते जाना है। व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड, कहां कनेक्ट किया गया है, अक्रॉस अननोन रेजिस्टेंस है हमारे पास, अननोन रेजिस्टेंस आर है, 2.5 मिली एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है इन सर्किट। आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आपको फाइंड करनी है वैल्यू आर की, फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट अननोन। सो क्या क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है V दैट इज 12 वोल्ट, आपको गिवन है करंट दैट इज 2.5 मिली एम्पेयर। सो बच्चों आपको पता है मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 एम्पेयर, सो करंट विल बी दिस। सो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है बच्चों V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन मुझे तो R चाहिए, R इज इक्वल टू V अपॉन I हो गया। अब V की वैल्यू कितनी है बच्चों, V है 12 वोल्ट, I है आपका 2.5 इंटू 10 की पावर -3, ये -3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, सो यू वुड ओनली गेट 12 अपॉन 2.5 इंटू 10 की पावर 3 ओम। इतना आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा, व्हेन यू वुड सॉल्व यू वुड गेट 4800 ओम्स। तो ये समझ आ गया आपको, तो इस तरह से आप रेजिस्टेंस आर निकाल सकते हो। क्वेश्चन क्या है, 9 वोल्ट बैटरी जो है इज कनेक्टेड, कहां कनेक्टेड है, कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज किसकी, ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, ध्यान रहेगा 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली। आपके पास ये रेजिस्टर्स हैं, कौन से, 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम। आपको क्या करना है, आपको निकालनी है करंट, कब निकालनी है, किसके अक्रॉस, अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर। बात समझ आ गई, चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आपको पता है टोटल रेजिस्टेंस आप निकालें पहले, टोटल रेजिस्टेंस बच्चों सीरीज है, सबको ऐड कर दीजिए, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.5 प्लस 0.4 प्लस 12, डन। कितना हो गया, कितना हो गया भाई आपके पास, टोटल योर रेजिस्टेंस विल बी 13.4 ओम, डन। रेजिस्टेंस आ गया, वोल्टेज कितनी है आपकी,
What is the value of the voltage? You have got a voltage of 9 volt. Series resistance है, current will be same. So I will be equal to V by R. क्योंकि हर रेजिस्टर चाहे वो 12 ओम हो चाहे वो 0.2 ओम हो सबके क्रॉस करंट सेम रहेगा. So it will be 9 upon 13.4. So you just have to get that and the value will be 0.67 ampere. तो आपकी करंट की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 0.67 एम्पियर. तो बच्चों ये थी आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज. तो बच्चों उम्मीद है आपको आज की क्लास के टॉपिक्स समझ आए होंगे. बच्चों ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस को रिपीट करते रहिए और इनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए. सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. एंजॉय फिजिक्स. गुड बाय.